देखो रसायन शास्त्र के लगभग 15 से 20 को, मतलब वो समझो 20 को 2 नंबरिया प्रश्न बता रहा हूँ। और जो एग्जाम होने वाला रसायन शास्त्र का क्लास 12 वाले बच्चों का, ये लगभग 20 को 2 नंबरिया बताऊंगा। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसी 20 में से जो आपका 10 को 2 नंबरिया आने वाला है 100% यहीं से आएगा। अगर नहीं लड़ेगा तो आप लोग कहिएगा। तो चलिए क्लास 12 वाले बच्चे जो जिनका जिनका केमिस्ट्री का एग्जाम है, वो सारे बच्चे ये 18 से 20 जो प्रश्न बता रहा हूँ 2 नंबरिया आसानी से देख ले, एकदम नॉर्मल भाषा में लिखा हूँ। देखो पहला प्रश्न है, हेनरी के नियम को लिखना और समझाना है। तो किसी भी खास ताप पर गैस की जो घुलनशीलता होता है उसका आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यही आपका हेनरी का नियम कहलाता है। देखो यहाँ पर जो एस है वो गैस की घुलनशीलता है, और जो पीएक्स है इसको आंशिक दाब लेके चले, गैस की घुलनशीलता आंशिक दाब के क्या समानुपाती है, ठीक है ना। यहाँ से समानुपाती हटा दिया तो एक बराबर नियतांक आएगा, जिसको के बोलते हैं और के एच बोलते हैं। के एच क्या है, हेनरी नियतांक यहाँ पर लिखा हूँ सब। के एच का फॉर्मूला ये वाला आपका बन गया। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग हेनरी। यहाँ जो है ना ये जो सूत्र आपको निकला ये वाला, इसको हेनरी का सूत्र कहते हैं, चाहे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम होता है कि गैस की घुलनशीलता उसके दाब का क्या होगा, समानुपाती होगा, यही हेनरी का नियम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि मोललता और मोल प्रभाज को परिभाषित करना। क्या करना है, मोललता और मोल प्रभाज को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। देखो मोललता क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में जितनी भी मोलों की संख्या घुली रहती है, चाहे जितनी भी विलय की मात्रा घुली रहती है, उसे मोलरता कहते हैं। मोलरता का जो बड़ा एम से सूचित करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला देखेंगे तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन हो जाएगा, जो लीटर में होगा। इसका मतलब मोलरता और मोललता, मोलरता लीटर में होता है जबकि मोललता केजी में होता है। बस इतना का ही डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब समझिए ध्यान से, देखो इसका मतलब समझिए, मोलरता और मोललता। तो 1 लीटर विलयन में जितना विलय की मात्रा घुला होगा उसे बोलेंगे मोलरता, और उसके बाद 1 केजी विलयन में जितनी विलय की मात्रा घुली होगी उसको कहते हैं मोललता, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। तो मोलरता और मोललता का फॉर्मूला भी सेम होता है, ठीक है। मोलरता और मोललता का शब्द देखो, इसका जो मतलब फॉर्मूला हो गया, विलय के मोलों की संख्या होता है विलय का आयतन, और यहाँ भी होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। बस तो अंतर होता है विलयन का आयतन लीटर में और यहाँ विलयन का आयतन क्या चीज़ में, केजी में। कई बार प्रश्न आता है कि मोललता और मोलरता में क्या अंतर है, तो बस इतना लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में जितनी विलय की मात्रा होता है उसे मोलरता कहते हैं, और इसमें लिखेंगे कि 1 केजी विलयन में जितनी विलय की मात्रा घुली रहती है उसे मोललता कहते हैं, ठीक है। दूसरा अंतर कि मोललता को बड़ा एम से सूचित करते हैं और मोलरता को स्मॉल एम से सूचित करते हैं। तीसरा का अंतर कि मोलरता का जो एसआई मात्रक होता है, मोलरता का जो एसआई मात्रक होता है बोल सकते हैं मोल प्रति लीटर, क्योंकि लीटर में होता है। इसका होता है मोल प्रति केजी कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला 3 अंतर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम के लिए VBI है, जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है। प्रश्न 3 नंबर है, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। तो मोल प्रभाज देखो, मोल प्रभाज में क्या, मोल प्रभाज 2 प्रकार, मोल प्रभाज है, इसको मोल अंश या मोल भिन्नांक भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चाहे इसको अणु भिन्नांक के भी नाम से जाना जाता है। तो मोल प्रभाज पूछे, चाहे आपसे पूछे कि मोल प्रभाज पूछे, चाहे अणु भिन्नांक पूछे, चाहे मूल पूर्णांक पूछे, तो ये एक ही डिफिनेशन से थोड़ा अलग अलग नाम से पूछ सकता है। तो इसका एकदम नॉर्मल सा डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर देखो विलयन में 2 चीज़ होता है, विलय और विलायक। तो विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात को विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर मान लीजिए विलय के मोलों की संख्या n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो कुल मोलों की संख्या दोनों को जोड़ने पर बन जाएगा, यानी स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो कहता है कि विलय का मोल प्रभाज और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विलय का मोल प्रभाज, यानी विलय के मोलों की संख्या और टोटल विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात को ही हम लोग बोलेंगे विलय का मोल प्रभाज। अगर विलायक का निकलना होगा तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या टोटल बटा में कुल मोलों की संख्या, यानी विलायक की मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक का मोल प्रभाज बोलेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए जरा सा ध्यान से कि जो यहाँ पर देखिए, जो विलय का मूल प्रभाज निकले उसको x से मान लिया, जो विलय का मूल प्रभाज उसको x भी मान लिए। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि ये x और x भी जोड़ कर देख रहा हूँ, यानी x का मान और x दोनों का मान जोड़ा, तो यहाँ पर x प्लस x का मान आ गया 1, यानी विलायक के मूल प्रभाज और विलय का मूल प्रभाज दोनों का योग कितना हो गया 1। तो प्रश्न आता है एगो, इसी कारण से मैं लिख दिया हूँ, पूछता है कि विलयन के मूल प्रभाज का योग कितना होता है। तो विलयन का मूल प्रभाज का योग हमेशा 1 होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी आता है कि विलय का मूल प्रभाज कितना होता है, विलय का 1 से कम, चाहे विलायक का भी 1 से कम, लेकिन विलयन का मूल प्रभाज जो होता है वो हमेशा 1 होता है। अब अगला प्रश्न जो VBI आपके लिए है, जो एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कर लिखिएगा। निम्नलिखित अंतर है, पहला अंतर लिखिएगा कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है और ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन में ऊष्मा परिवर्तन 0 होता है और इसका ऊष्मा परिवर्तन 0 नहीं होता है। इसमें आयतन परिवर्तन 0 होता है, इसमें आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता, इसमें आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता है। स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर आपका 5 देखिए कि वाष्प दाब के अनुमान से क्या समझते हैं। देखो 15 से 20 को बता रहा हूँ 2 नंबरिया, और वो सारे के सारे एग्जाम में यही से आएंगे। 10 जो प्रश्न आपके केमिस्ट्री के होते हैं सब 100% लड़ जाएंगे, सेम प्रश्न। ध्यान से देखते चलिए सब कोई। वाष्प दाब के अनुमान से क्या समझते हैं, तो किसी भी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम होता है, इसे ही वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं। वाष्प दाब का फॉर्मूला पी घटाओ पीएस हो जाएगा, जहाँ पी आपका विलायक का वाष्प दाब है और पीएस जो ना विलयन का वाष्प दाब है। तो आसानी से समझते चलिएगा। बस अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो क्वथनांक के किसी भी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, इसे बोले क्या बोलेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। तो नॉर्मल भाषा है, आसानी से याद कर जाओ, लड़ जाएगा, चारों को लड़ जाए तो पूरा, ठीक है ना। जो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टीबी से शुद्ध कर, इसका सूत्र होगा टीएस घटाओ टी, ठीक है ना। जहाँ डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन है, डेल्टा टीएस विलयन का क्वथनांक है और टी जो है ना विलायक का क्वथनांक है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 7 आपका बोल रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा झिल्ली जो अपने से केवल विलायक के कण को ही जाने देगा, नहीं अपने में से केवल विलायक के कण को जाने देगा, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाएगा। फिर 8वां प्रश्न है प्रसरण से आप क्या समझते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु घोल के घोलक को सांद्र घोल की ओर गमन करने की क्रिया को प्रसरण कहते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, उस अर्ध पारगम्य झिल्ली से जो तनु घोल का विलयन हो गया और जो सांद्र घोल का विलयन होगा, तो तनु से जब सांद्र घोल की ओर जाएगा तो इसी क्रिया को बोलते हैं प्रसरण, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न प्रसरणी दाब को परिभाषित करना। वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। तो तनु घोल के घोलक को सांद्र घोल की ओर गमन करने से रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रसरणी दाब कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, जो वीवीआई जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है प्रतिलोम प्रसरण से आप क्या समझते हैं। प्रतिलोम प्रसरण से आप क्या समझते हैं। देखो प्रतिलोम प्रसरण क्या होता है, प्रसरणी दाब से अधिक दाब देकर घूर लेके कण को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन कराने की क्रिया ही क्या कहलाएगा, प्रतिलोम प्रसरण। चाहे उल्टा प्रसरण चाहे विपरीत प्रसरण के नाम से जाना जाएगा। देख लीजिएगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सभी को याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यही केमिस्ट्री के आने वाले। आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक से आप क्या समझते हैं। आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक से आप क्या समझते हैं। चलिए देखो जो आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक या लैटिस जालक भी कई बार एग्जाम में इसका नाम देता है, तो बस एक ही नाम है, एक ही डिफिनेशन भी होगा। देखो बिंदुओं का एक ऐसा प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शाता है, यानी जो कण की, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा क्रिस्टल तैयार करें जहाँ पर बूंदा बूंदा देखा था बीच में, आकाशीय जालक जो बूंदा ना, इसी को आकाशीय जालक कहते हैं। यानी बिंदुओं का एक ऐसा प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कण की व्यवस्था को दर्शाएगा, जो बूंदा बूंदा दर्शा देगा, उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय जालक या आकाशीय जालक। अब आकाशीय जालक का जो निरूपण होता है जालक बिंदु से हम लोग करने का काम करते हैं। ऐसा चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट सब लीजिए एक बार, ठीक है, ऐसा स्क्रीनशॉट। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीवीआई देखो, ये जो भी प्रश्न बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं 15 से 20 को प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम में 100% लड़ ही जाएंगे, गारंटी ले रहा हूँ इसकी, एकदम लड़ जाएगा तो लड़ जाएगा। देखो प्रश्न यहाँ पर शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करना है। तो शॉर्टकी दोष फ्रेंकल दोष एक और लिखिएगा, अंतर लिखिए यहाँ पर। शॉर्टकी दोष में लिखिएगा कि इस दोष में धनायन और ऋणायन गायब होता है, जबकि इसमें केवल धनायन गायब होता है। दूसरा का अंतर, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है और इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई बदलाव नहीं होता है। तीसरा का अंतर, इस दोष में धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है और इसमें धनायन और ऋणायन का आकार समान नहीं होता है। चौथा अंतर लिख सकते हैं कि इस दोष का आणविक गुण उच्च होता है और इस दोष का आणविक गुण निम्न होता है। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं NaCl जो है इसका उदाहरण है, और इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं ZnS और AgBr। ये सब एग्जांपल क्या कर सकते हैं आप, इसका ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोला है कि एन टाइप और पी टाइप और चलक में अंतर स्पष्ट करें। सारे प्रश्न भी यही है, पहले भी बता दूं आपको। एन टाइप और पी टाइप और चलक में अंतर, देखो एन टाइप और पी टाइप और चलक में अंतर इस प्रकार, एक और एन टाइप दूसरी और पी टाइप, ठीक है ना। देखो एन टाइप जो अर्धचलक होता है, इसमें शुद्ध अर्धचलक में 5 संयोजित तत्व मिलाएंगे तो एन टाइप बन जाएगा, जबकि शुद्ध अर्धचलक में 3 संयोजित तत्व मिलाएंगे तो आपका पी टाइप अर्धचलक बनेगा, ठीक है। देखो एन टाइप अर्धचलक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, जबकि पी टाइप अर्धचलक में बहुसंख्यक होल होते हैं, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यक होल, क्योंकि अगर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है तो अल्पसंख्यक होल होगा, ठीक है। इसमें बहुसंख्यक होल है तो अल्पसंख्यक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये अंतर लिखिएगा। चौथा अंतर लिखिएगा कि इसमें निश्चल धनात्मक आयन होते हैं, जबकि इसमें निश्चल ऋणात्मक आयन होते हैं। पांचवा अंतर लिख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक का, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना विद्युत वाहक का कार्य करता है, जबकि इसमें होल जो होता है विद्युत वाहक का कार्य करते हैं। 5 अंतर लिखिएगा, 5 नंबरियों में आता है सब प्रश्न, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखते क्या है। 14 नंबर प्रश्न NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा क्यों है, ठीक है। NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा क्यों है, ध्यान दीजिए। NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा क्यों होता है। देखो NH3 में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि pH3 में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसी कारण से NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न, VBI प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में 100% आने ही वाला है। ये सारे प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम यही प्रश्न आएगा। देखो 15वां प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम लिखे, जो आपके एग्जाम में 100% आ रहा है इस बार, ठीक है।
देखो, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे साहब 2 नियम दिए थे। पहला कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो धारा के समानुपाती होता है। जैसे M समानुपाती Q, Q क्या आता है यहाँ पर? धारा का समूह है। आवेशों का समूह क्या कहलाएगा? धारा। तो M समानुपाती Q, यहाँ से समानुपाती हटा दिया तो एक बराबर आया, जहाँ पे एक नियतांक Z आया। इस Z को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आपका निकलेगा M बराबर ZIT। इसको क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया आपका, ये पहला नियम आपका हो गया। ध्यान दीजिए, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का ये पहला नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम आपका है कि अनेक वैद्युत अपघट्य को जब श्रेणी क्रम में आप जोड़िएगा तो उस पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसको लिख लीजिएगा और बढ़िया से इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये वाला दोनों, ये प्रश्न आने वाला है एकदम। फैराडे का नियम आपका आएगा तो आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़ता है। ठीक है, 16वां प्रश्न आपका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक से आप क्या समझते हैं? तो वैद्युत अपघटन में जब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाला पदार्थ होगा उसको बोलेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बीबीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया तो M बराबर Z आ गया। तो इसी को बोलेंगे जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा होता है उसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हो, लगभग 18 प्रश्न बताया हूँ, 2 और प्रश्न, इसको देख लीजिए ध्यान से। देखो 17 नंबर जो प्रश्न है कोलराउस का नियम, जो VBI, जो भी प्रश्न बताओ सब VBI प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखिए। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नाम विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चलकत्व, यानी अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चलकत्व है उसके धनायन और ऋणायन के चलकत्वों के योगफल के बराबर होता है। देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला को समझिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और अंतिम प्रश्न, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयन में डाला जाता है तो इलेक्ट्रोड और आयतन के बीच जो विभव होगा उस विभव के अंतर को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस तरीका से मैंने 18 को इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का प्रश्न आपको बता दिया। इस 18 में से जो 10 को आपका एग्जाम में आने वाला है, यही 10 को प्रश्न आएगा, पूरा कंफर्म गारंटी ले रहा हूँ। इसलिए इस 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से याद कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा तो इसका PDF डाल देंगे, व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए।